हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों, लिटरेरी टर्म को लेकर के ये चौथी क्लास है। तो आज की क्लास में देखते हैं और भी शानदार क्वेश्चंस हैं। 3 क्लासेस पहले भी लिटरेरी टर्म के मिल चुके हैं आप लोग को। जिसने भी वो क्लासेस वॉच नहीं की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उन्हें ज़रूर वॉच कर लें। और जो भी आपके राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन गॉल्सवर्दी और जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, चारों राइटर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं पहले ही। जिन लोगों ने वो भी अभी तक नहीं वॉच किए हैं, उन्हें भी वॉच कर लें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होते थे? मिस्ट्री प्लेज होते थे पहले और मिरेकल प्लेज होते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बिब्लिकल स्टोरीज पर। मिस्ट्री प्लेज एंड मिरेकल प्लेज, खासतौर पे मिस्ट्री प्लेज जो हैं वो बिब्लिकल स्टोरीज पर आधारित होते थे। बट एक क्वेश्चन उस हिसाब का है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा। और जो मिरेकल प्लेज होते हैं ये आधारित होते हैं खासतौर पर मिरेकल्स ऑफ सेंट्स या लाइव्स ऑफ सेंट्स, जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं उनकी लाइफ्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, द टर्म वुमेनिज्म, वुमेनिज्म टर्म है वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। वुमेनिज्म टर्म जो है किसके द्वारा यूज किया गया सबसे पहले? क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी, एलिस वॉकर। एलिस वॉकर के द्वारा ये टर्म वुमेनिज्म सबसे पहले यूज किया गया था। एलिस वॉकर का एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम है कमिंग अपार्ट। कमिंग अपार्ट, इस शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने ये टर्म यूज किया था। ये शॉर्ट स्टोरी इनकी आई थी 1979 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक ये एक मेन थीम रहता है किस विचारधारा का? तो इसका सही आंसर है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है आर्ट वो सिर्फ आर्ट के लिए ही होती है, ब्यूटी ब्यूटी के लिए होती, ब्यूटी के थ्रू कोई एजुकेशन, कोई मोरल देना ज़रूरी नहीं होता है ना। तो इन्होंने ये बात कही है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। किसने ये बात बोली थी? हु सेड दिस, कि रोमांटिसिज्म क्या है? लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म है लिटरेचर में। ये बात बोली थी विक्टर ह्यूगो ने। विक्टर ह्यूगो सही आंसर होगा। विक्टर ह्यूगो कहते हैं लिबरलिज्म इन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म को, ठीक है। एक फ्रेंच पोएट हैं विक्टर ह्यूगो, फ्रेंच पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने ये कोट दिया है। द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर्स इज नॉन एज। कोई भी पोएम को इवेल्युएट करता है, जब कोई भी क्रिटिक जब किसी पोएम को इवेल्युएट करता है तो जो उसका इमोशनल इफ़ेक्ट है, उस पोएम का इमोशनल इफ़ेक्ट है, जैसे उस किसी पोएम को पढ़कर रीडर्स जो हैं रोने लगते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं, है ना, या किसी पोएम को पढ़ करके उनके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा, दया का भाव आता है। अब इस इमोशंस कैसे आ रहे हैं, इमोशनल इफ़ेक्ट रीडर पे क्या है, इसे देखकर अगर कोई पोएम जज की जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ये होती है इंटेंशनल फैलेसी या पैथेटिक फैलेसी या लॉजिकल या अफेक्टिव फैलेसी। तो इसका सही आंसर है अफेक्टिव फैलेसी। इसे अफेक्टिव फैलेसी एक तरीके की कमी है, एरर है, इस आधार पे किसी पोएम को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये फैलेसीज के बारे में भी जानना होगा। बिमसेट और मुनरो ने दी थी अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है, सही आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कोंकणी स्कूल। कोंकणी स्कूल कहा गया था, कोंकणी स्कूल में कौन सा राइटर शामिल नहीं है? तो कोंकणी स्कूल में कौन सा राइटर शामिल नहीं है? दैट इज़ कॉलरिज। बाकी कोंकणी स्कूल में जॉन कीट्स को भी कहा गया, हैजलिट को भी कहा गया और ले हंट को भी कहा गया। एक्चुअली इनके जो
कुछ हॉस्टाइल रिव्यूज़ थे, लोगों दिए थे, ब्लैकवुड मैगज़ीन में आते थे। ब्लैकवुड मैगज़ीन इन लोगों की बहुत बुराई करती थी, है ना। तो उसमें इन्हें कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है, तीनों लोगों को, जॉन कीट्स और हैजलिट और ले हंट। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम? किसने स्प्रंग रिदम को इन्वेंट किया? गेरार्ड मेनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस सही आंसर। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस जाने जाते हैं। अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट ए क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर, अनदर का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, हुज प्रेजेंस इज इम्प्लीसिट, ऐसा माना जाता है कि कोई दूसरा भी इसमें प्रेजेंट है। इन व्हाट द स्पीकर सेज इज, जो भी बात स्पीकर कह रहा है उसे पढ़ कर के ऐसा लगता है कि इस पोएम में कोई दूसरा भी है, जिससे ये जो स्पीकर है वो बात कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है वो साइलेंट लिसनर होता है, बोलता नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही स्पीकर है जो पूरी पोएम यानी पूरी विषय वस्तु, पूरा स्टोरी बताता चला जाएगा पोएम के तरीके से, और लेकिन उसे पढ़ने से ये लगेगा कि ये किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कह रहा है ना, ये बात किसी दूसरे पर्सन से कह रहा है, लेकिन वो दूसरा पर्सन कभी भी उसका जिक्र नहीं होगा, वो साइलेंट लिसनर की तरह काम करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसका सही आंसर है। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज़ बीन कोइंड बाय। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है? एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोएट्री, एक बुक है जो कि हेराल्ड ब्लूम ने लिखी है, हेराल्ड ब्लूम ने लिखी है ना, और ये पब्लिश हुई थी 1973 में, 1973 में हेराल्ड ब्लूम के द्वारा ये टर्म दिया गया है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये इनकी एक बुक का टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैराडॉक्स एंड टेंशंस, पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स एंड टेंशन जो टर्म है किसने प्रमोट किए यानी किसने दिए? तो सही आंसर है एलन टेट और क्लिंथ ब्रूक्स, दो लोगों के नाम है, एलन टेट और क्लिंथ ब्रूक्स ने पैराडॉक्स एंड टेंशन टर्म दिए हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अकॉर्डिंग व्हाट इट इज डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, ऐसा क्या है? कॉलरिज कहते हैं ऐसी क्या है, ऐसा क्या है जो डिजॉल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है, खो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, डेसिपेट का मतलब गायब हो जाता है, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, फिर से क्रिएट होने के लिए। तो ये होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन, है ना। कॉलरिज ने सेकेंडरी इमेजिनेशन बताया है। द सोल ऑफ ट्रेजिडी, सोल ऑफ ट्रेजिडी अगर पूछा जाए तो समझ लीजिए कि अरिस्टोटल की पोएटिक्स से क्वेश्चन है और ट्रेजिडी के बारे में है। सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज प्लॉट, प्लॉट की सोल जो ट्रेजिडी की सोल होती है वो प्लॉट होता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई थी? सही आंसर क्या होगा? दैट इज 1755। डॉक्टर जॉनसन ने एक बहुत ही शानदार डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज की, ये 1755 में पब्लिश हुई थी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप? द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स में से कौन सा एक मेंबर यहाँ पर नहीं है? आप जानते हैं बेन जॉनसन जो थे यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर नहीं थे, बेन जॉनसन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्रिस्टोफर मार्लोव, टॉमस नैश, जॉर्ज पीले, है ना, ये तीनों लोग यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म? किस फेमिनिस्ट क्रिटिक ने टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म यूज किया? द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म इज यूज्ड बाय एलन शोवाल्टर, ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। गाइनोक्रिटिसिज्म बार बार पूछा जाता है, लगभग कहीं भी पूछ लिया जाता है जहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो एलन शोवाल्टर ने ये टर्म दिया था। द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विथ, कैंपस नॉवल किससे जुड़ा हुआ है? कैंपस नॉवल किसने टर्म दिया है? सही आंसर है किंग्सली एमिस।
कैंपस नॉवेल होता क्या है? कैंपस नॉवेल होता है ऐसा नॉवेल जिसकी स्टोरी जो है किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जिसकी सेटिंग हो, है ना, कैंपस के अंदर सेटिंग हो, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के, यानी उसकी जो मेन सेटिंग है वो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई होगी या यूनिवर्सिटी के आसपास यूनिवर्सिटी से संबंधित एरिया में, है ना। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश। जो फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश में लिखी गई थी वो गॉर्बेडक है और इसके जो राइटर हैं वो हैं टॉमस सैकविल और नॉर्टन। सैकविल और नॉर्टन दो लोगों का जॉइंट वर्क है ना, गॉर्बेडक। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटलिस। फिर से वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता, पहले एनबीएस में पूछा गया था, अब DSSB पीजीटी में पूछा गया है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? प्लॉट है। और ट्रेजेडी पर अरिस्टोटल ने क्या कहा है आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। प्लॉट। हु इज नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी एरिया है, उसके आसपास या ब्लूम्सबरी के आसपास रहने वाले जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन्हें ब्लूम्सबरी ग्रुप का नाम दे दिया गया था। और इस ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन नहीं था, है ना, तो आपको ये बताना है। तो सही आंसर इसमें है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसके जो मेंबर्स हैं दैट दोज आर E.M. फॉरेस्टर, लियोनार्ड वुल्फ। लियोनार्ड वुल्फ, इसमें दो वुल्फ थे, लियोनार्ड वुल्फ थे और वर्जीनिया वुल्फ भी थे, है ना, वर्जीनिया वुल्फ भी थे। तो दो तो वुल्फ थे, इसमें ध्यान रखना है आपको। लिटन स्ट्रेची थे और आपके डेसमोंड मैककार्थी थे, डंकन ग्रांट थे, रोजर फ्राई थे, E.M. फॉरेस्टर थे और क्लीववेल और बेनेसा वेल थे। करीब 10 लोग थे इसमें, है ना। तो ध्यान रखना, अलग से भी ब्लूम्सबरी ग्रुप पर आपको पूरी वीडियो दे देंगे 2-4 मिनट की, उसमें क्लियर हो जाएगा। हु इज़ द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट के पायनियर कौन थे? शुरुआत किसने की एस्थेटिक मूवमेंट की? राइट आंसर इज वाल्टर पैटर। वाल्टर पैटर वाज ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, है ना। तो वाल्टर पैटर एस्थेटिक मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। और एस्थेटिक मूवमेंट बोले तो क्या बोलते हैं एस्थेटिक मूवमेंट के लोग? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, है ना, ये बात बहुत ज़रूरी है। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ये एस्थेटिक मूवमेंट का एक समझ लो सेंटेंस है इम्पॉर्टेंट। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, इसमें से आपने अगर पढ़ा होगा तो तुरंत समझ जाएंगे कि फ्रांसिस बेकन लिखते थे। बहुत ही शॉर्ट और विटी रिमार्क लिखते हैं, मतलब थोड़ा कहें और आप ज़्यादा समझो। फ्रांसिस बेकन भी बहुत छोटे छोटे सेंटेंस कह देते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत डीप होता है। दैट इज एफोरिस्टिक या एपिग्रामेटिकल स्टाइल उसे बोलते हैं, है ना, एफोरिस्टिक या फिर एपिग्रामेटिकल स्टाइल, फ्रांसिस बेकन। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय ब्रूक्स एंड वारेन एनकैप्सुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो क्लिंथ ब्रूक और वारेन का वर्क है, इसमें क्या चीज़ है? तो इसमें न्यू क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, न्यू क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इलियट। जो फ्रेज है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी T.S. इलियट के द्वारा यूज की गई। ये सबसे पहले कहाँ यूज की गई, है ना, किस ऐसे में आई थी? तो मेटाफिजिकल पोएट्स इनका एक वर्क है, तो उसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म दिया है इलियट ने। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फेमस वर्क ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फेमस वर्क है I.A. रिचर्ड्स का। I.A. रिचर्ड्स का वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। DSSB PGT में पूछा गया है। वर्स दैट हैज़ नो सेट थीम। ऐसा कोई वर्स हो, ऐसी कोई पोएम हो, ऐसा कोई छंद हो दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टेंजाइक पैटर्न। ऐसा कोई वर्स जिसमें कोई भी रेगुलर थीम नहीं है, सेट थीम नहीं है, कोई रेगुलर मीटर नहीं है एंड कोई राइम नहीं है, कोई स्टेंजाइक पैटर्न नहीं है रेगुलर। ऐसी वर्स का मतलब क्या हो जाएगा? फ्री वर्स, सारे बंधनों से मुक्त फ्री वर्स, ठीक है, ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीच इन विच अ कैरेक्टर रिवील्स हिज थॉट्स टू द ऑडियंस बट नॉट द अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले। ऐसा कोई स्पीच जिसमें एक कैरेक्टर जो उस स्पीच को बोल रहा है उसके थॉट्स रिवील होते हैं, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थॉट्स उसके रिवील हो जाते हैं और वो ऑडियंस तक पहुंचते हैं, यानी ऑडियंस को सुनाई देती है उसकी बात, जबकि अदर जो कैरेक्टर्स हैं स्टेज पर उसके साथ ऐसा माना जाता है कि उन्हें सुनाई नहीं दिया है ना। इसे कहते हैं सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी, जो मन में चल रहे विचार होते हैं वो निकल आते हैं तो ऑडियंस को सुनाई दे जाते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि स्टेज पे जो अदर कैरेक्टर्स हैं उन्हें सुनाई नहीं दिया, तो ऐसे सॉलिलॉक्वी बोली जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality। जब फिक्शन और रियलिटी की बात हो, रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी की बात हो, तो वो होता है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन है ना, फिक्शन भी हो और उसके बाद में पता भी चलता रहे कि ये फिक्शन है, बीच बीच में उसी पे सवाल उठते रहें कि इसमें रियलिटी क्या है, तो ऐसे वर्क को मेटाफिक्शन कहेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनाइड एज अ शॉर्ट पोएम विथ राइमिंग लाइन्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। डिफाइंड है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम। ऐसी कोई शॉर्ट पोएम जो राइमिंग में लिखी गई हो, रिटन ऑन टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन का मतलब कब्र पे लिखी गई हो। इन प्रेज ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जो पर्सन अब दुनिया में नहीं है उसकी कब्र पर जो कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं, राइमिंग में होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल आंसर है एपिटाफ। एपिटाफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट्री फॉर्म इन विच अ पोएम इज रिटन इन 8 लाइन्स ऑक्टेव। 8 लाइन ऑक्टेव होगा, है ना, 8 लाइन का एक ऑक्टेव होगा। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 सिलेबल्स। ईच लाइन या तो 10 सिलेबल की हो सकती है या फिर 11 सिलेबल्स की हो सकती है। एंड फॉलोज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी। ए बी ए बी ए बी सी सी, तो ये राइमिंग स्कीम और 8 लाइनें होती हैं ओटावा रिमा की। ओटावा रिमा में भी 8 लाइन्स होती हैं और ये लाइन्स 10 सिलेबल की भी हो सकती हैं या फिर 11 सिलेबल्स की भी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो राइमिंग स्कीम यही होगा ए बी ए बी ए बी और सी सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ओटावा रिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। इसमें से आपको रीड करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अ पेस्टोरल इज अ पोएम दैट इज ऑफन सिली और बिम्सिकल। एक पेस्टोरल एक ऐसी पोएम होती है जो सिली होती है, यानी घटिया होती है, कम वैल्यू वाली होती है। विम्सिकल होती है, अपना मनमाना मीनिंग होता है उसका। रिटन इन 5 लाइन्स विथ एन ए बी बी ए राइम स्कीम। ऑफन लिमरिक्स टेल अ शॉर्ट ह्यूमरस स्टोरी। देखो लिमरिक्स के बारे में तो अगर कहें कि 5 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम होती है तो ये बात तो सही है, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि पेस्टोरल जो होते हैं वो सिली होते हैं, बिम्सिकल होते हैं और 5 लाइन के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। पेस्टोरल जो होते हैं लंबी पोएम भी हो सकती हैं, जैसे एलिजी हैं, पेस्टोरल एलिजीज हैं, बड़ी बहुत लंबी लंबी एलिजीज लिखी हैं लोगों ने। तो पेस्टोरल के संबंध में ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो पहला तो फॉल्स हो जाएगा, यानी इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है, पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है अ सोनेट कंटेन्स 14 लाइन्स, बिल्कुल सही बात है। टिपिकली विद 2 राइमिंग स्टेंजास नॉन एज अ राइमिंग कपलेट। टिपिकली विद 2 राइमिंग स्टेंजास नॉन एज अ राइमिंग कपलेट, है ना। राइमिंग कपलेट होती है एट द एंड, एंड में राइमिंग कपलेट होती है, तो सोनेट के लेकर के ये बात सही है, सोनेट वाला ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वैसे तो ट्रू स्टेंजास का इन्हें कहना चाहिए था 3 क्वार्टेंस, लेकिन फिर भी हम लोग इसे ऑप्शन डी मानेंगे। दूसरा सेंटेंस फिर भी सही है, कपलेट एट द एंड होता है और 14 लाइन की पोएम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ पोएम्स विच हैज़ बिन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कोई ऐसी लॉन्ग पोएम होती है जो कि हजारों साल की स्टोरी को बताती है ना। तो वो क्या हो सकता है, वो एपिक हो सकता है। एपिक हो सकता है जो किसी रिलीजियस
थीम को या कोई नेशनल लेवल का कोई हीरो है उसको लेकर के लिखा जाता है, और बड़ी लंबी हिस्ट्री भी बताई जा सकती है एपिक पोएम में, है ना। सीरियस इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्सिशियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। कोई ऐसी शॉर्ट फिक्सिशियस स्टोरी, कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो कि फिक्शनल होगी और उसमें उसे इसलिए प्रेजेंट किया जाता है रिलीजियस प्रिंसिपल को सिखाने के लिए, कोई धार्मिक सिद्धांत है उसे बताने के लिए, या कोई सिंपल ट्रुथ को समझाने के लिए, या कोई मोरल लेसन देने के लिए। ऐसी फिक्सिशियस स्टोरी को पैराबल बोलते हैं, पैराबल, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर हियर। अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड। ऐसी कोई पोएम जिसमें एपिक कन्वेंशन, जो एपिक कन्वेंशंस हैं, जिस कन्वेंशन में एपिक लिखे जाते हैं, महाकाव्य लिखे जाते हैं, उस कन्वेंशन को सबवर्ट किया जाता है। सबवर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है ना। एपिक कन्वेंशन को फॉलो कर लें, बहुत लंबा भी लिख रहे हैं, है ना। उसके हीरो है जो जिसमें हीरो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, फिर भी उसे हीरोइक डीड्स की तरह उसे जो है वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी पोएम्स मॉक हेरोइक एपिक बोले जाते हैं, मॉक हेरोइक एपिक, ठीक है। ऑप्शन डी। अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एक लंबी पोएम होगी जिसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी सीरियस होगा। एलिवेटेड इन स्टाइल बहुत शानदार होगी। कोलेबरेट इन इट्स स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, और स्टेंजा के स्ट्रक्चर में लिखी गई होगी। और ये क्या हो सकती है, एक ओड होती है। इसका सही आंसर क्या है, ओड, ठीक है। लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है जिसमें एक स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई साइलेंट लिसनर भी है, लेकिन उसका स्पष्ट कभी भी जिक्र नहीं किया जाता है। एलिजी एक शोक गीत होता है, किसी की डेथ पर, अपने नियर और डियर की डेथ पर लेमेंट किया जाता है। ऑप्शन सी है ओड। ओड भी एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सीरियस सब्जेक्ट होगा इसका, एलिवेटेड स्टाइल होगी और स्टेंजाइक फॉर्म में लिखी गई होगी। तो ऑप्शन सी हो जाता है ओड। तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आज की क्लास, ठीक है, कंप्लीट है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लिटरेरी टर्म्स को लेकर कम से कम आपको 10 क्लासेस मिलने वाली हैं। लिटरेरी टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ज़रा सी भी लापरवाही यहाँ पे ठीक नहीं है। जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आए वीडियो को दोबारा से देखें, है ना। कई बार प्लेलिस्ट को जब वॉच करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को भी करना है हम लोग को, इसी तरीके से ग्रामर, वोकैब के क्वेश्चंस भी आपके सामने लाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर, बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।